लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम हर बार किसी अलग अलग अतिथि के साथ रूबरू होते हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स रहे हैं, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। और आज सौभाग्य की बात है कि संत श्रीराम जी हमारे साथ हैं इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। संत श्रीराम जी, जिनको आध्यात्मिक संत के रूप में जाना जाता है, आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, भागवत कथा से लेकर राम कथा तक। दर्शन का, साहित्य का, सभी विषयों का समावेश अगर किसी एक व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है तो वे संत श्री राम जी हैं, जिन्हें प्रचलित रूप में लोग राम सिंह राव के नाम से भी जानते हैं। तो राम सिंह राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको संत के रूप में भी आपका स्वागत करते हैं और आपका एक और परिचय है, राजस्थान सरकार में आप राज्य मंत्री के रूप में रहे हैं, वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर। हम आज बात करेंगे बहुत ही अनूठी चीज, वंश लेखन की। बहुत लोगों को ये इच्छा होती है ये जाने कि हम आए कहाँ से। वैज्ञानिकों के अंदर भी ये शुरू से ये जिज्ञासा रही कि आखिर मानव आया कहाँ से। और मानव के मन में, हर व्यक्ति के मन में अपना इतिहास जानने की, अपने परिवार के बारे में जानने की, अपनी परंपरा के बारे में जानने की और उस पर गर्व करने की एक इच्छा हमेशा से रही है। तो संत श्रीराम जी उसी परिवार से संबंध रखते हैं जो वंशावली लिखने का काम सदियों से करते आए हैं। आप राजस्थान के आसलपुर जोबनेर में आप रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संत श्रीराम जी हमारे इस स्टूडियो में। और ये भी आपको बताऊं कि आप पहले आध्यात्मिक संत हैं जो हमारे स्टूडियो में आए हैं। ये तो दोहरा स्वागत है आपका। जी जी। बहुत लोगों के मन में होता है कि वंशावली के बारे में जाने, मेरा वंश क्या है। तो आखिर वंशावली होती क्या है? हर व्यक्ति अपनी जड़ों तक जाना चाहता है कि मेरी जड़ कहाँ है, वो रूट तक पहुंचना चाहता है। अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें भी इच्छा होती है मैं कौन हूं, मैं क्या था, कैसे आया, क्या मेरी वंशावली रही। तो हर चीज को जानने के लिए कुछ न कुछ लिखित रूप में होना आवश्यक है। और ये परंपरा अति पुरानी परंपरा है। बताते हैं कि महाराज पृथु के साथ सूत और मागध का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने वंशावली लेखन का काम प्रारंभ किया। पहले जब लिपि नहीं रही तो चित्र प्रथम आए। सबसे पहले उन चीजों को चित्रों के माध्यम से, केवल वंश ही नहीं, उसके गुणों की भी चर्चा होनी चाहिए। इनसे दो काम करते, वंशावली और विरुदावली, कि वो व्यक्ति आया उसने क्या काम किया, उनके महत्वपूर्ण काम क्या रहे, इतिहास में उन्हें क्यों जाना जाना चाहिए। ये दोनों काम जो है वो वंश लेखक समाज द्वारा किए गए। एक अलग समाज है जो वंश परंपरा लिखता है। सूत जी महाराज के वंशज है, सूत और मागध के। आज भी हम कोई भी पुराण हो, स्वयं भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि से बात करते हुए भी कहा कि ये पुराण जो है वो पुराण पे हमारा अधिकार नहीं है, ये पुराणों के रचयिता मैं नहीं हूं। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये पुराणों के रचयिता तो ये सूत जी के पुत्र ही है, ये लिखे तो सूत द्वारा ही गए हैं, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, इसलिए मैंने इन सबको एकत्रित करके एक सिस्टम से जमाया है। इस दृष्टि से भगवान पद्म पुराण में सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि मैं इस दृष्टि से भी संग्राहक सिद्ध होता हूं, मैं कि लेकर मैं कलेक्शन करने वाला हूं। बाकी काम, आज कथा का जो काम है, ये वंशावली वंश पुराण में जो कथा आती है, ये पूरा कथा भागवत जितनी भी है, ये हमारा जन्मजात काम है। यानी जो आज बहुत सारे लोग कथा कहते हैं और गुरु बने हुए हैं, तो उनका कार्य आपके कार्य से अलग है। वो आध्यात्मिक प्रवचन कर सकते हैं। वंशावली का जो कथा का जो मेन पार्ट जो वंशावली है, वो तो हमारा ही काम है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो सुनाया वो आत्मज्ञान की चर्चा थी, लेकिन जो इतिहास की चर्चा जो है वहां आप देखिए पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज की चर्चा है।
और सूत जी महाराज ने कहा, कहीं भी आप देखिए नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने जाकर सूत जी महाराज से पूछा, यहीं से कोई भी कथा प्रारंभ होती है। सूत जी बोले सूतोवाच, और मुझे खुशी है कि मैं उस परंपरा का हिस्सा। भगवान वेदव्यास ने बहुत बड़ा काम किया, वेदों के 4 खंड किए, और 4 खंड करने के बाद प्रथम उन्होंने पेल को दिया, दूसरा उन्होंने पहला वेद जो था ऋग्वेद उन्होंने पेल को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को दिया, अथर्ववेद दारुणनंदन सुमंतु को दिया, गंधर्व को जो है सामवेद दिया, लेकिन ये पंचम वेद इतिहास पुराण अपने प्रिय शिष्य लोमस तनय उग्र सर्वाजी को दिया, जो बाद में सूत जी कहलाए। देखो, सूत जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं भी राव जी हूं, मेरे पिताजी भी राव जी हैं, मेरा बेटा भी राव जी है। इसी तरह कालांतर में सूत जी कहा जाता था। सूत जी के सारे सूत जी हुए। सूत और मागध के जो सूत मागध जो है वो के वंशावली लेखन का कार्य करते हैं। तो आमतौर पर यह कहा जाता है या माना जाता है कि इतिहास तो बहुत बड़े लोगों का होता है, राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा जाता है, बड़े नेताओं का इतिहास लिखा जाता है। एक आम आदमी कैसे जोड़े कि मेरी वंशावली भी कोई ऐसी चीज होगी जिस पर मैं गर्व कर सकूं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब मैं लिखूंगा और लिखने का अधिकार ही मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही लिखूंगा। जैसा कहा जाता है कि इतिहास विजेता जब लेखनी मेरे हाथ में हो और मुझे अपने बारे में लिखना हो तो मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा, बाकी वाले को तो गौण ही बताऊंगा। यहाँ पे वंश लेखक ही सत्य लिखता है, वंश लेखक दबाव में नहीं लिखता है। कई जगह आप गांव में किस्से सुनेंगे और लोग आज भी कहते हैं कि भाई तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये नाम गलत है तो राव जी की बही में दर्ज नहीं करवा सकता। अगर तूने सामाजिक परंपरा को ब्रेक किया है, शादी सिस्टम से नहीं किए, तो तू बाकी सब कुछ कर सकता है। भारत का न्यायालय तुझे स्वीकृति दे सकता है, लेकिन राव जी की बही में तू नाम दर्ज नहीं करवा सकता। तो ये जो राव जी की बही है, इसको किस रूप में आप रखते हैं, कैसे लिखी जाती है? नहीं, उसको लिखने के लिए हमारी एक अपनी भाषा होती है, अलग भाषा होती है। हाँ, वो अलग भाषा होती है। इसमें आप कह सकते हैं हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी मोनोपोली है। हम नहीं चाहते कि उसको, नहीं तो हर किसी के हाथ लग जाएगी, कोई भी राव जी बन जाएगा। कोड लैंग्वेज है, ये कोड लैंग्वेज है और उसको हम अपनी भाषा में ही लिखते हैं। तो उसको आप उसमें क्या क्या डेटा लिखते हैं, क्या क्या विवरण उसमें शामिल होता है? आम जन का तो केवल जन्म मरण परण, शादी यानी जन्मना, और उसके बाद में उसके द्वारा अगर कोई अच्छे काम किए गए हैं तो वो, अगर उसकी कुछ उपलब्धियां हैं तो वो लिखते हैं। उनको बड़ा सूक्ष्म में लिखते हैं, ऐसा पूरा इतिहास लिखने नहीं लग जाते, पर उनका थोड़ा सा ब्यौरा दे दिया जाता है। लेकिन ये आदमी फला साल सम्मत में मुख्यमंत्री बना, या गांव का सरपंच बना, या फला क्षेत्र में इसने काम किया, बस इतना सा एक लाइन में उसमें एंटर होती जाती। हाँ, तो कब से ये लिखी जा रही है वंशावली का इतिहास, और कब से आपका परिवार इससे जुड़ा हुआ है राजस्थान में? देखिए, जो सबसे पुराना रिकॉर्ड अगर कहीं हम देखें कि कितना पुराना मिलता है, आप जितने देख लो, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, मद्भागवत पुराण, ये जितने पुराण हैं ये सब वंशावली का हिस्सा है। इस वंशावलियां एक वंशावली है। तो फिर इनको जिस रूप में पढ़ा जाता है, धर्म ग्रंथ के रूप में, नहीं, वंशावली के रूप में पढ़ा जाता है। आज भी वंशावली के रूप में पढ़ा जाता है। हमारा सूत श्याम मनु और शत्रुपा, फिर उनके बेटे प्रियायवर, तो रुतानपाद, फिर रुतानपाद जी के ध्रुव हो गए, फिर ध्रुव के वंश में राजा पृथु हो गए, फिर इसी तरह से फिर पूरा वंश चलता रहेगा। तो ये एक परंपरा लेखन है, परंपरा से फर्क हो रहा है। पुराण लेखन में तो यही है। ज्ञान और अध्यात्म की चीजें तो फिर वेद में है या अलग सी दर्शन में है। तो पुराण पूरी तरह से हम कहें कि ये वंश लेखन की पूरी तरह, पुराण का मतलब इतिहास का दूसरा नाम पुराण है। तो जितने पुराण आज के संदर्भ में हम बात करें, लोगों को बताए जाते हैं, धर्मगुरु लोग उसका प्रवचन करते हैं, वो किसी और रूप में करते हैं। वो तो ये बताते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं और धर्म, इनके पालन से तुमको यही। उस पुराण में जो वो व्यक्ति आ गया,
फिर उसकी विशेषताओं का उल्लेख बताते हैं। जैसे अब सूर्य वंश की उत्पत्ति बता दी। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या करेंगे, सारे पूरे 24 अवतार लेकर के आएंगे और अंत में कृष्ण तक पहुंचेंगे, तो वंशावली तो लेके आ रहे हैं ना, तो ये वंशावली है। हाँ, सबसे पहले आप आएंगे, मान लो वराह भगवान को लाएंगे, पृथ्वी को रसातल से निकालेंगे, उसके बाद में आप हिरण्यकश्यपु के पास में आएंगे, पूरी कथाएं, पूरे 24 अवतारों की कथा जो है वो लेकर तो चलेंगे। तो कितने लोगों की वंशावलियां होंगी जिनको कलेक्ट किया जा चुका है अब तक? देखिए, हुआ क्या कि शहरीकरण होने के बाद कुछ लोग गांव छोड़ करके शहरों में पलायन कर गए और इस परंपरा से टूट गए। गांव में थे तब तक ये परंपरा थी। उसके बाद में मैं यहाँ जब गांव का रहने वाला था, अहमदाबाद चला गया, फिर वहां कोई राव जी पहुंचे नहीं, फिर उसके बाद में मेरी कई पीढ़ियां वहां हो गई। तो क्या मतलब राव जी जाते हैं सब जगह? हाँ, क्या क्या हर 3 साल में जाना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा बताएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, कि ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है, कैसे वंश लेखन किया जाता? हर जाति के यहाँ हर 3 वर्ष के बाद में, मिनिमम 3 वर्ष होता है, राव जी वहां जाते हैं। जाने के बाद में नई एंट्री करते हैं। अगर जन्म नया बच्चा हुआ है तो उसकी एंट्री करते हैं, शादी हुई है तो उसकी एंट्री करते हैं। फिर यजमान जो है वो सम्मान के साथ में आयोजन करता है। कहीं कहीं पे 100 200 लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद मेरे बेटे का नाम लिखाना है, बड़ा अच्छा दान भी देते हैं, दक्षिणा, दान तो नहीं उसको दक्षिणा कहेंगे, तो दक्षिणाएं बहुत मिलती है यजमानों द्वारा, उसी से जीवन यापन चल रहा है। तो जो गंगा तट के तीर्थ हैं, हरिद्वार हैं, सोरोंदी हैं, बनारस है, वहां पर भी इस तरह के परंपरा देखी जाती है। लोग जब जाते हैं तो उन्हें वहां कहा जाता है कि देखिए आप इस गांव से आए हैं, आपके दादाजी ये थे, आपके परदादा ये थे। तो उससे अलग है कुछ अपना वो वंशावली लेखन का एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण वंशावली, वो स्मृति लेखन है। अच्छा, यानी इन जगहों पर जो होता है वो पूरी तरह वंशावली नहीं है। हाँ, कैसे अगर नहीं पहुंच पाया तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जा जाकर लिखने की व्यवस्था नहीं है ना वहाँ। वहां आप खुद जाना पड़ता है। वहां तो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, और अगर वो हरिद्वार जी पहुंचे और उन्होंने अपना वो लिखा दिया कि साहब मैं यहाँ फला साल सम्मत में ये अस्थियां लेकर के अपने फला बुजुर्ग आए थे, यही तो लिखा हुआ मिलता है। हाँ, इतना ही। आपके पास सजरा तो नहीं मिल सकता। सजरा जो मिलेगा, क्या होता है? सजरा माने जो नक्शा आपका, जैसे आपका जो पूरा नक्शा, जैसे आपके कितने भाई हैं, फिर आपके पिताजी कौन है, आपके पिताजी कितने भाई हैं, फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री, उसको सजरा बोलते हैं उर्दू सब जो है। जी, आपका उर्दू पर भी अधिकार है। वैसे आप 8 भाषाएं जानते हैं, तो एक मन में सवाल आता है कि क्या ये जो वंश लेखन की परंपरा है केवल हिंदू धर्म में है या कुछ और धर्म? नहीं, इस्लाम में देखो, अकबरनामा, बाबरनामा लिखा गया। इस्लाम के जितने नबी हुए हैं, जितने पैगंबर हुए, सबको कुसूसुल अंबिया, एक पुस्तक है इस्लाम की, कुसूसुल अंबिया, वो लिखी गई। और मुझे तो हिफ्स भी है, और मैंने तो उसका मारवाड़ी में तर्जमा भी किया है। आपने उसका अनुवाद किया? हाँ, और उसमें जैसे अरबी की आयतें आई तो भी मैंने पढ़ा तो हिंदी सिस्टम से उस समय, लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो हिंदी तरीके से उन आयतों को भी पढ़ा। और इसका अनुवाद और उसका हर किस्म की सब्ता, देखो कितनी बड़ी बात है कि उसमें सबसे कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात सुन लीजिए, धर्म में सहिष्णुता होती है, धर्म में कट्टरता हो ही नहीं सकती। मैंने क्या से धर्म की मूल भावना ही सहिष्णुता। हाँ, किसी भी धर्म को बांट नहीं सकते। हवा को बांटोगे, हवा को पूछो तेरा धर्म क्या है, जल को पूछो तेरा धर्म क्या है, आसमान को पूछो तेरा धर्म क्या है, ऐसे संत को पूछो। सच्चे संत का कोई धर्म नहीं होता है, सच्चा संत व्यापक होता है, और स्वयं धर्म तो व्यापक ही है। तो उसमें क्या कहा परमात्मा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल माने वो मालिक, किसका है? आलमीन, सबका है, पूरे आलम का, आलम का है, किसी के बाप की बपोती नहीं, यानी आलमीन है। अब यहां संकीर्णता जोड़ दीजिए तो क्या लिखता? कोई संकीर्ण व्यक्ति के हाथ में कलम होती तो क्या लिखता? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुसलमीन। इज इट पॉसिबल? ये रब्बिल मुसलमीन नहीं हो सकता।
व्यापकता धर्म का परिभाषा है। आज हम अगर प्रार्थना करें, वो दुआ कहते हैं, हम प्रार्थना कहते हैं। हम अगर प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना में व्यापकता होनी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अब हम यहाँ आते हैं कि हिंदू मंगल मांगल्ये हिंदू सर्वार्थ साधिके, मजाक हो जाएगा, संकीर्णता आ जाएगी भाई। ये धर्म में संभव नहीं है। ये चीज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब मैं यहाँ कह दूं कि मुस्लिम सब भवेतु सुखिनः या हिंदू भवन्तु सुखिनः हिंदू सन्तु निरामया, नहीं, जो व्यापक है वो धर्म है। तो धर्म में व्यापकता है। धर्म वो है जो धारण किया जाए और अच्छी चीजें ही हम धारण करते हैं। हाँ, धार्यते इति धर्म है, धारण किया वो धर्म है। और धर्म की रक्षा करने के लिए वंशावली मूल चीज है। यही मैं जाना। भगवान वेदव्यास ने कहा कि वेदों पे पहली बात तो सबका अधिकार नहीं है, दूसरी बात वेद हर व्यक्ति पढ़ने में सक्षम नहीं है, उतना ज्ञान चाहिए, संस्कृत की नॉलेज चाहिए। लेकिन आम व्यक्ति को अगर सही राह पे चलाना है तो उसे पुराण की राह पे लेके जाना है, और वो पुराण ही वंशावली है। तो जो पौराणिक चीजें हैं वो सब वंशावली से वंशावली है। तो एक आम आदमी को आप क्या राय देना चाहेंगे कि अब जैसे आपने कहा कि शहरीकरण हो गया, लोगों ने गांव छोड़ दिए, राव जी भी जा नहीं पाते सब जगह, और अब जो जमाना है टेक्नोलॉजी का है, तो क्या इन वंशावलियों को डिजिटल तरीके से करने का या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप लोगों की जानकारी ले पाए, ऐसा कोई कोशिश ऐसी हो रही है? नहीं, उसको डिजिटल अगर कर देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। क्यों? जैसे आज अंतिम साक्ष्य के रूप में वंशावलियां एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है कोर्ट में। अब मैं कोर्ट में करूं तो वो पेपर बता सकता है कि मैं 100 वर्ष पुराना हूं या 500 वर्ष पुराना हूं, या मैं उसकी FSL जांच हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर में लिखी गई इन चीजों का तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई ऐसी चीजें जांच हो सकती है। नंबर 2 बात, वहां बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जो लिख गया उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ करेक्शन हो सकता है। नंबर 2 बात, चूंकि ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ विषय है तो इस पे प्रयास किया भी जाए तो लोग अपनी वंशावलियां निकाल के नहीं देंगे। वो बोलेंगे, हम लोगों को जब वंशलेखा अकेडमी बनी तो मैंने कहा आप आओ, तो वो गए हमारी रोजी रोटी छीनने आ गए। ये हमारी भैयों को उजागर करना चाहते हैं। तो हमारे भैया आपके परिवारों में रहती हैं? हाँ, परिवारों में उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो सिर्फ उसी परिवार को दिखाई जाती है जिसकी वंशावली है। हाँ, भाई बंट हो जाता है अलग अलग। हाँ, जैसे पहले जाति बंट हो गया, राजपूत इनके पास में है, जाट इनके पास में है, गुर्जर इनके पास में है ना, ये सब अलग अलग जातियों के पास। तो ये क्या जो आपका कार्य है आपके परिवार का, ये राजस्थान तक सीमित है या देश में और भी पूरे हिंदुस्तान में है? अच्छा, तो वो अलग अलग लोग होते हैं, वो कुछ और परिवार होंगे? नहीं, यहीं से जाते हैं ज्यादातर। ऐसे मेवाड़ में भी खूब है, MP में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, लेकिन ज्यादातर जो वंशलेखक हैं वो राजस्थान में। संत श्री राम जी, आपने ये कहा कि टेक्नोलॉजी से ये खतरा है इस बात का कि लोगों की रोजी रोटी छीन जाएगी, लेकिन ये भी तो एक कारण है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वे परिवार जो इससे छूट रहे हैं किसी न किसी कारण से, वो भी अपने आप को जोड़ पाएंगे। वो अब करेंगे, उसमें उस सीमा में रह के मैंने प्रयास किया था जब मैं चेयरमैन था। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि ढूंढो अपने वंश लेखक को। टेक्नोलॉजी पे आप लिखो कि मेरी जाति ये है, मेरा नाम ये है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, फला जगह का रहने वाला था, और मेरी जानकारी मुझे कहाँ मिल सकती है, तो एक वेबसाइट के जरिए वो वहां तक पहुंच सकता है। ये बड़ी मदद है। और ये काम हमने एकेडमी में प्रारंभ किया था, लेकिन क्योंकि एकेडमी अभी शैशव अवस्था में थी और उससे पहले ही फिर ये राजनीतिक अपॉइंटमेंट था, फिर राज चला गया, फिर ये बात में फिर अब आने वाले की क्या मालूम क्या भावना होगी, वो किस तरह से काम करेंगे। तो एकेडमी को जो एक रूट मिलना चाहिए था वो अभी मिला नहीं। तो ये राजस्थान शायद पहला राज्य था जिसने वंश लेखन की एक अकादमी भी बनाई और आपको उसका अध्यक्ष बनाया और आपने उस दिशा में काम शुरू किया। हाँ, इससे पहले दूसरे रह चुके थे, मैं दूसरी बार मैं अध्यक्ष बना। और
लेकिन अभी जो काम होना चाहिए था इस पे वो नहीं हो पाया। तो आज के समय को देखते हुए हम क्या माने कि जो वंश लेखन का काम है वो रिलेवेंट है, और दूसरी बात क्या वो साइंटिफिक भी है? क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि आपने ये लिख दिया, क्या पता है इसकी साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी इसकी है या नहीं है। देखो आप क्योंकि वंशावली लेखन आपने कभी सुना नहीं, कभी आप मेरे साथ चलेंगे तब देखेंगे। जब हम जाते हैं तो कम से कम 150 व्यक्तियों को एकत्रित करके नाम लिखवाए जाते हैं, और जब नाम लिखते हैं तो उन लोगों की साख लिखते हैं। फला व्यक्ति बैठे थका, फला व्यक्ति बैठे थे, फला व्यक्ति बैठे थे। यानी आपने ये तो आपका नाम लिखा, पुत्र का नाम लिखा, ये शादी का नाम लिखा, फला साध सम्मत में लिखा, और इतने लोग वहां पे विराजमान थे। बताओ कितने साक्ष्य वहां विराजमान थे, उन लोगों के नाम दर्ज किए गए। तो ये बड़ा कठिन काम नहीं होगा? नहीं, उससे हमें तो फायदा होता है। वो जो जिनका नाम लिखते हैं ना वो कुछ दक्षिणा भी देते हैं। अच्छा। जिनका नाम लिखते हैं कि भाई हमारे साख लिखा क्या हो। अभी ये एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि राव जी वही बाचेंगे, फलाने के वहां पे आज वही बच रही है, नाम लिखाएंगे तो आप जाओ अपनी साख लिखवा के आना। तो साख लिखने में साख भी हो जाती है, और वो वहां गए हुए राव जी को भेंट भी दक्षिणा भी दे करके आते हैं कि आपने साख लिखी है। तो आपने भी ये कार्य किया है? मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, करता हूँ। तो आपके क्या अनुभव रहे? जैसे आप लोगों का जब रिकॉर्ड लिखते हैं दूसरे शहर भी जाना पड़ता होगा आपको? नहीं, मुझे हाँ हर गांव में जाता हूँ, ठेठ बॉर्डर तक जाता हूँ, बाड़ा तक जाता हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत ऐसी विकट परिस्थिति में घरों से भी। विहारान भी हैं, लेखक भी हैं, आप अध्यात्म पर भी आपका अधिकार है, आप कथा भी करते हो। मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ, बस मैं कैसे निकालते? मैं 52 साल की उम्र में मैं समझ नहीं पाया कि मैं हूँ क्या अभी तक। मैं क्या परिचय दूं? मैं खुद असमंजस में हूँ। लेकिन मैं क्या बोलूं, गुरु कृपा है, गुरु की कृपा बहुत रास गई। तो ये गुरु की कृपा है, न मालूम क्या कैसे ये हो जाता है। तो आप कुछ अनुभव शेयर करेंगे हम लोगों के साथ कि आपने कब शुरू किया ये वंशावली लेखन? या एक और सवाल भी है मन में इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि क्या आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस काम को कंटिन्यू करने में इंटरेस्ट ले रही हैं, या और जैसा पेशों में होता है वे लोग इससे अलग होते जा रहे हैं? ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि केवल वंशलेख को कोई खतरा नहीं है। आधुनिकता के हथौड़े ने सामाजिकता को और पौराणिकता को नुकसान पहुंचाया। मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आधुनिकता सामाजिक साहित्यिक इन चीजों को अगर प्रहार करे, आधुनिक लोगों ने ऐसी है भावना पैदा कर दी कि लोग अपने परंपरागत व्यवसायों से दूर होने लग गए। एक सोनी का बेटा है, सोनार का काम जितना अच्छा वो कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मासूम निगाहों ने, परंपरा से है वो। मासूम निगाहों ने जो चीज देखी है, उसके हृदय पटल में जो चीज अंकित है। लेकिन वहां एक आधुनिक व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पे जाकर के बड़ा अधिकारी बन के आता है, और आते ही यहां प्रहार चालू होता है। शर्म नहीं आती? ये सारी जिंदगी ये घड़ते रहोगे या कुछ बड़े आदमी बनोगे? जो बड़े आदमी की डेफिनेशन, अब ये बड़े आदमी की डेफिनेशन नौकरी है। फिर मैं बता दूं आपको, बड़े आदमी की डेफिनेशन उद्योगपति भी नहीं है। बड़े आदमी की डेफिनेशन में उन्होंने केवल नौकरी को डाल दिया, और इस नौकरी के नाम ने क्या क्या नहीं छीना, आपका बचपन छीन लिया। 5 वर्ष के बच्चे को जो खेलना चाहिए साहब है, चिंता रहित खेलना खाना और रहना निश्चल स्वच्छंद है, वो बचपन छीन लिया। खुद चाहे चौकीदार की नौकरी करता हो, लेकिन बेटे को कलेक्टर बना के मानेगा, और उसके 2 वर्ष के अंदर उसकी मासूमियत को छीन के उसके ऊपर बैग लाद दिया। मैं विरोधी हूं उस चीज का। अरे उसको 5 वर्ष तक खेलने, जब तक वो दूसरे बच्चों को देख करके बैग छीन के खुद नहीं कहे कि मुझे विद्यालय जाना है। एलन पीज ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, सवाल की जवाब है। उनकी पुस्तक में यह था, आप बच्चे से जो चाहते हो वो उसके मुख से निकलाओ। आपका बच्चा जिस दिन महान बनेगा, दूसरे बच्चों को देख करके अनुकरण करके बैग लाके आपको बोलेगा, पापा मुझे विद्यालय जाना है, मुझे छोड़ के आओ। ये उसका निर्णय हो, लेकिन आपका थोपा गया निर्णय। आप देखो बच्चे आजकल विरोधी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमने भूल के बच्चों पे ऐसे निर्णय थोप दियो। जो रिवॉर्ड कर रहे हैं तो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनकी इच्छा भी तो बचपन छीन लिया। तो ये वंशावली लेखन में भी समस्या आ रही है।
कि नई पीढ़ी सब में आया ना। सब समय में आपको बोला कि आधुनिकता के हथौड़े से ये पूरी सामाजिकता पे असर पड़ा। हाथी का बेटा खाती का काम नहीं करना चाहता, सोनी का बेटा सुनार का काम नहीं करना चाहता, कुम्हार का बेटा इतना बढ़िया आर्ट है उसके पास घड़ा बनाने की घड़ा नहीं बनाना चाहता, पंडित का बेटा वेद नहीं पढ़ना चाहता, कर्मकांड नहीं करना चाहता है। और वंश लेखक भी ये सोचते हैं कि हम सब के सब IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए। बड़ी हमारी शुभकामनाएं। मैं पुनः कहता हूं, विरोधी नहीं मैं इस बात का, लेकिन मैं कहता हूं फिर भी मूल पाठ तो पढ़ाई, पार्ट टाइम ही सही। तो कैसे फिर आगे का क्या फ्यूचर आप देखते हैं कि कैसे ये परंपरा जिंदा रहेगी? ये बड़ा सोचनीय विषय है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने अधिकारियों से भी हमारे सामाजिक अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आगे आए। जो आपने पर्दे का मूल मंत्र दिया अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ उसको भी देखो कि आप अपनी रूट को न भूल जाए। आपके जो परंपरागत व्यवसाय है उनके प्रति चाहे आप पूर्ण रूप में न जुड़े रह सके तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय दें उसको। थोड़ा समय उसका। तो अभी कितने लोग एक्टिव होंगे इसका? इधर तो हमारा पूरा आसलपुर गांव तो पूरा ही है। वो कुछ आसलपुर गांव का इतिहास भी है, किस तरह से वंश लेखन के परिवारों से जुड़ा हुआ है। आसलपुर गांव जयपुर दरबार द्वारा बख्शिश नामे में राव जी को दिया गया है। जयपुर दरबार के राव थे, तो ये पूरा 21 गांव हरिपुरा, डाकन्यास, बावन्यास, कंवरपुरा, ये जो सारे हैं जयपुर के आस। हाँ, ये जयपुर दरबार ने अपने राव जी को जो वंशावली लेखन में जो दक्षिणा देते थे, तो उसमें वो एक कच्छावा वंशजों द्वारा जो है ये आसलपुर जो है जागीरी में दिया गया था। अच्छा, तो वहां के जागीरदार हैं। अब आप लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा। तभी तो हम लोग, भाई वर्ण तो ब्राह्मण है लेकिन सिंह क्यों लग गया है? क्योंकि जागीरियां मिल गई ना। नाम के आगे जो आपके राम सिंह राव को सिंह तो इसलिए भी भाई जागीरियां मिल गई। राजाओं ने क्या किया कि भाई देने के लिए, और दक्षिणाओं में क्या होता था, तो सबसे बड़ी बात ये होती थी भाई चलो 21 गांव की जागीर दे दो, 51 गांव की जागीर दे दो, इतनी जागीरें बख्शीश कर दो। तो हमने कोई शरकट्टी से थोड़ी ली, ये जागीरियां मिली तो दक्षिणा में दी। अब दक्षिणा में मिल गई तो फिर राज मिल गया, राज मिल गया तो फिर शान भी मिल गई। राजपुरोहित है तो उनका वर्ण तो ब्राह्मण है, लेकिन वो सबके आगे सिंह लगता है। और इसमें सिंह लगने से कुछ लोग अपने को क्षत्रिय मान बैठे, ये भी हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे राव साहब की, कुछ आपके कर्तव्य थे, अनुभव रहे होंगे इस वंश लेखन परंपरा के दौरान, आपकी यंग एज में या जब आपने शुरू किया। नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान एक ऐसी धरा है जहां लोग अभी भी भावनात्मक रूप से अपने वंशों से जुड़े हुए हैं। अन्य प्रांतों की मेरे पास यजमानी भी नहीं है और मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी यजमानी ज्यादातर राजस्थान में है और मारवाड़ में है। राजस्थान में भी विशेषकर जिनकी नागौर से आगे मारवाड़ की यजमानी हो, तो उन लोगों को तो मीठे अनुभव ही मिले, खट्टे अनुभव नहीं मिले है। तो जो कुछ उनके मिला सब अच्छा ही मिला, लेकिन ये जरूर है कि पिताजी की असामयिक निधन के कारण जो है वो फिर एकदम से जो बाहर आ गया, तो इस भाषा को पढ़ना लिखना ये थोड़ा बड़ा कठिन काम था। ये कैसी भाषा होती है, क्या इसकी खासियत, मतलब हिंदी होती है या नहीं, ये अलग रिश्ते थे, अलग ही होती है। और उसमें राव की भाषाओं में भी फर्क होता है। अच्छा, उसकी भी बोलियां अलग अलग। हमारी वालों की लेखनी अलग अलग होती है कि मेरी को ये न पढ़ ले। अच्छा, वो अपनी अपनी एक, वो उनका अपना अपना तरीका है। अब आसलपुर वालों में 4-5 तरह की लैंग्वेज, वो अपना कोई कै कैसे बना रहा है, किसी का कै किस तरह का है, किसी का कै किस तरह का है। अच्छा, तो वो सब थोड़ा अलग तरह का हो जाए, थोड़ा मतलब बहुत ही अलग तरह की दुनिया है जिसमें एक अलग भाषा में चीजें लिखी जाती हैं। तो इसमें आप दूसरे लोगों को झांकने की इजाजत देते हैं या नहीं? तो भले ही जाके समझ कुछ आएगा नहीं, उसको सिखाने के बारे में आगे नहीं, उस सिखाने की बात तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। सिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि रोज सिखाएंगे, रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, वो सिखाएंगे नहीं। और दूसरा बात है, वो सीख करके करेगा भी क्या? वो तो यजमानों के यहाँ जाकर के लिखना ही है ना। अब लिखोगे कहाँ, किसके यहाँ जाके लिखोगे? बस आप वो एक्सेप्ट भी नहीं करें। अभी जैसे कईयों के पास में लिखावट का बड़ा अनुभव है, बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन उनके पास घर नहीं है, तो फिर वो दूसरे किसी राव जी के, जिनके पास कोई लिखने वाला नहीं है, उसकी पोथी लेके जाते हैं
उनके असिस्टेंट की तरह काम। तो हाँ, तो उसका जैसे हमारे ज्यादातर वो तीसरी पाती खुद रखते हैं, 2 पाती उसको मालिक को देते हैं। अच्छा, तो कहीं पे लिखने वाला नहीं है, कहीं पे कोई भाई उतारने वाला चीज, सबका अलग। कैलीग्राफी जो पेन होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रयास किया था आदरणीय अशोक गहलोत साहब से, उन्होंने बहुत समझा इस चीज को। गहलोत साहब ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। वंश लेखों का एक सम्मेलन हमने ओटीएस में कराया था और उस समय मेरे से पहले पूरी जानकारी ली, और ये अशोक गहलोत साहब की ही देन है कि उन्होंने ये प्रयास किए थे कि इन लोगों को उत्तम बहिया और जो कैलीग्राफी पेन, पहले वो कलम से लिखते थे, सरकंडे की जो कलम थी, लेकिन आजकल वो पेन जो है वह कलम जो है पेन का रूप ले लिया। और एक कंपनी है वह एक अच्छी कंपनी है, उसका एक पार्कर का जो है वो पेन था जिसमें 3 तरह की निब आती थी, तो उससे हम, और काली स्याही से लिखने का रिवाज है, हम चाहते थे कि वो, और बजट भी काफी अच्छा दिया, लेकिन समय के अभाव में उसको खर्च नहीं कर पाए। लेकिन उनकी चिंता ये रही कि ये वंश लेखकों का कैसे प्रादुर्भाव, वे लोग क्या मस्त लोग हैं, यजमानी में इतने खोए रहते हैं कि उनके अन्य क्षेत्र गौण हो गए। न राजनीति में कहीं कोई जागृति है, नहीं कहीं उसको, बस यजमान के यहाँ जाना, वही लिखना, मस्त, हमारा काम अच्छा से चल रहा है तो उन्हें बाकी चीजों की शेड्यूल। मैं तो आज सरकार से भी मांग करता हूँ कि इतने क्षेत्रों में पद्मश्री और पद्म विभूषण तो वंश लेखकों को क्यों नहीं ले जी। ये बिल्कुल एक अलग तरह है। एक रूट जज पे जाकर के, अब देखो कहाँ बढ़ा है। मैं अभी जब ये अपने कुछ हालात हो गए थे युद्ध के से, तो मैं बॉर्डर पे था बढ़ा, और ब्लैकआउट में वहां से फिर अच्छा, आप इसी काम से वहां गया हुआ था। तो कहाँ जाना पड़ता है। आज तो साधन है, नहीं तो नाचना से बाला जाने के लिए तो 40, 45, 50 किलोमीटर तो साधन नहीं मिलता था, ऊंटों से चल के जाते थे। किन परिस्थितियों में इतिहास को सुरक्षित रखा, को जिंदा रखा, सुरक्षित, ये बहुत बड़ी बात है। किन परिस्थितियों में ऊंटों से चल के जाते थे, पानी नहीं मिलता था, कोसों तक पानी का साधन नहीं था। आज तो वही जैसलमेर, बाड़मेर जिले में जो है नहरें आ गई, और इंदिरा जी की मेहरबानी है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा नहर वहां पे आई, प्रयास गुजारी है सब। वो ये दोनों चीजें मैं साक्षी हूं कि मेरे को जब बहाला जाना होता था नाचना से, तो वन बॉर्डर पे गांव था, तो मैं वहां से एक ऊंट लेके जाना पड़ता था किराए से, वो छोड़ता था, कोई दूसरा साधन जा नहीं सकता था। या जो पोस्ट पे जो फौजी थे उनकी गाड़ी जाती थी पानी का टैंकर भर के, तो उसमें बैठ करके जाना पड़ता था। बहुत ही कठिन काम, बड़ा कठिन काम था, वो भी 7 दिन में एक बार जाते थे। और उसमें रास्ते में जो टीले होते थे तो उनके एक्सल टूट जाते थे। तो एक बार तो एक खट्टा अनुभव ये भी रहा कि हमको 2 दिन तक, जब तक वो बाकी फौजी भाई वो एक्सल लेकर के नहीं आए, वहीं बैठे रहे। हाँ, तब तक वहीं बैठे रहना पड़ा। आमजन के लिए भी वो फौजी भाइयों वाला वो जो पानी, अच्छा वहां के जो वो छोटे छोटे टाके बने हुए थे, वहां पे भी वो लोग ही पानी डालते थे, आर्मी की तरफ से वो आर्मी वाले ही पानी डालते थे। कैसी विकट परिस्थितियों में, और वहां जाकर के हम वंश लेखन करने जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था काम। फिर कई तो समझते थे परंपरा को, और कई जो साउथ के जो लोग थे वो समझते भी नहीं थे, वो कहते थे तुम ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे। तो ये भी डर था कोई जासूस ना समझ ले भाई, ये खतरा भी झेला, ये खतरा झेला। हाँ, वो तो पोस्ट के ऊपर अधिकारी जो थे वो सब परंपराओं को समझते थे, और वो समझते थे कि राव जी आते हैं, नहीं तो ये इतिहास लिखना तो वो समझे। फिर भाषा अलग दूसरी, वो बोले ये कोड लैंग्वेज क्या है, वो बड़ा खतरे में, बड़ा ये काफी कठिनता से। ये आप जो खट्टा अनुभव कहते हैं, तो मैं बॉर्डर पे ये चीजें, तो बड़ा खट्टा अनुभव ये रहा, बड़ा भयभीत, बिना अपराध के भयभीत रहते थे। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें उस चीज की जानकारी, उन्हें इन चीज की जानकारी दी। तो आप लोग इसको सेफ्टी से कैसे रखते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो फिजिकल होता है, भैया हजारों हो गई, नहीं, नया उतारा होता रहता है। अच्छा, उसकी कॉपिंग होती है, कॉपी मदर से, फिर एक मदर बही है, फिर उसकी दूसरी बही, हर 100 साल में बहियां चेंज होती रहती है। तो मूल प्रति को रखते थे, फिर उसकी आगे दूसरी प्रति आ जाती है, फिर वो चलती रहती है। ऐसे 100 साल की पुरानी प्रतियां जो है वो इसको ऐसे पर रखते जाते हैं। राव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि लोग अपने वंश की परंपरा को किस तरह से स्थायी कर सकें और वंश लेखन की इस परंपरा से कैसे जुड़े? मैं जो लोग हैं, आम जन हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा
कि वंशावली लेखन परंपरा से जुड़े। अगर कहीं ब्रेक लग गया है तो आपसे शुरुआत कर दें। आपको जितनी पीढ़ियां याद है वहां से ही शुरुआत तो करें, ताकि ये परंपरा आगे तो चले। किसी न किसी से बाकी का इतिहास अपने आप को जोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा वंश लेखकों से, आप कुछ भी करें, शुभकामनाएं पुनः आपके साथ में है कि मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे आप बड़े उद्योगपति बने, बड़े अधिकारी बने, आप हर क्षेत्र में आगे जाएं। लेकिन कम से कम ये जो वंशानुगत विरासत में जो मिली हुई एक आर्ट है, इसको मरने नहीं। हाँ, ये तो पूरी सृष्टि की रचना जो सुनाते थे डिंगल पिंगल साहित्य में, पृथ्वीराज रासव ने कहा। पृथ्वीराज रासव के जो रचयिता थे वो भी तो रावजी थे। उन्होंने लिखा डिंगल में, मेरे दादा बनराय ने लिखा, भाषा ही अलग थी। नाग सेन निज नामते नीरज प्रकट नवीन, अज नीरज ते उदित बहु विचित्रता कीन, धर उरग नेम पथ में पियाल जल में जमाए, पूरम कयार चौदिशाचार दृगपाल धार दिय शेष नाग सिर टेक बार, ऊपर बनाए तिनके विभाग की सप्त दीप सुंदर सुजाग, की सप्त द्वीप नवखंड फेर, तापर धराए पर्वत सुमेर, तापर बसाए बैकुंठ धाम, उत्तम आवास सुंदर मुकाम, जही बरनपुरी के महर आप तय धर्म करत सातों निसाब, बनराय प्रक्ष 18 बार सही समुद्र चे सातों समार, 999 नदी निदान, नाला अनंत नहीं प्रमाण, 68 बनाए तीर्थ मुकाम, तई सप्तपुरी और 4 धाम, 99 करोड़ खेड़ा सुताप, 50 करोड़ पृथ्वी समाप, यही भात द्वीप सातों बनाए, दिए 7 समद आता लगाए, तजबीद काम विश्वास 20, हिकमत 1000 हुंदर 36, या विधि से रचना करी बांध सकल विस्तार, पुत्र भये निज ब्रह्म के 88,000। तो इस तरह से पूरी सृष्टि की रचना जो है वो डिंगल और पिंगल में हम लोगों ने सुन। इतना प्रवाह है इसमें, कितना ओजस्वी। हाँ, मैंने कहा ना, केवल लेखनी नहीं, उसको सबसे पहले वंशावली चित्रों से प्रारंभ। भगवान विष्णु की वंशावली भगवान विष्णु के चित्र में है। भगवान विष्णु के जो गुणों के कंटेंट है वो चित्र में है, वो चित्र नहीं है, वो भाव है, पूरी पुस्तक है। शांताकारम भुजग शयना, वो कभी उस पर चर्चा करेंगे तो वो, क्योंकि समय की अपनी वो है। जब हम लोग वंशावली लेखन की बहुत ही अनोखी और कठिन परंपरा के बारे में बात कर रहे थे जी, बहुत ही नई जानकारियां हमको मिली, हमारे सुनने देखने वालों को भी बहुत नई जानकारियां मिली कि कैसे हम अपनी परंपरा को जिंदा रख सकते हैं। और ये कितनी अनूठी चीज है कि किसी के परिवार के इतिहास को कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रिजर्व कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, और वो उसकी आजीविका का, रोजी रोटी का जरिया भी बन सकती है। ये बात आज के समाज में, या कहें कि यूरोप में, कोई समझ भी नहीं सकता कि ये भी एक काम भी हो सकता है और एक परंपरा भी इससे जिंदा रह सकती है। संत श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ आए। हम लोग नियमित रूप से आपसे अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे, और लेट्स माइक में आप आए, सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.